गुरु नानक जयंती से पहले मोदी सरकार ने सिखों को सबसे बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने सिखों के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला लिया है। कॉरिडोर में वीजा और कस्टम के साथ हर तरह की आधुनिक सुविधा मौजूद होगी। सिख श्रद्धालु पूरे साल गुरुद्वारे की यात्रा कर सकेंगे। गुरु नानक जयंती के मौके पर मोदी सरकार का सिखों के लिए ऐतिहासिक फैसला, करतारपुर कॉरिडोर खुलवाएगी सरकार। गुरु नानक के डेरा साहिब से पाकिस्तान सीमा तक करतारपुर साहिब कॉरिडोर विकसित होगा। अगले साल 2019 में करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन की उम्मीद है। आज मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। करतारपुर साहिब सिखों का पवित्र स्थल है। गुरु नानक देव ने करतारपुर में आखिरी वक्त बिताया था। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाने के लिए मोदी सरकार ने फैसला लिया है। सुल्तानपुर लोधी को हेरिटेज स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। मोदी सरकार ने सिखों को सबसे बड़ी सौगात दी है। सरकार ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर विकसित करने का फैसला किया है। पंजाब के गुरदासपुर से पाकिस्तान सीमा तक करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया जाएगा। भारत पाकिस्तान की सीमा पर हाई पावर दूरबीन लगाई जाएगी, जिससे सिख श्रद्धालु करतारपुर साहिब के दर्शन कर सकेंगे। अगले साल अगस्त तक कॉरिडोर के उद्घाटन की उम्मीद की जा रही है। एक प्रमुख निर्णय लिया गया कि डेरा बाबा नानक जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक एक करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण होगा। पाकिस्तान सरकार को पूरा जोर पाया जाएगा और अपील करी जाएगी कि सिखों के सेंटिमेंट्स को मुख्य रखते हुए जो हिंदुस्तान की सरकार अपने बॉर्डर तक कर रही है, वो ही पाकिस्तान की सरकार भी अपने बॉर्डर तक करके ये एक कॉरिडोर बनाया जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार के इस फैसले के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। पंजाब सरकार में मंत्री सिद्धू ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया। कहा, करतारपुर कॉरिडोर की पहल से भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे। उधर पाकिस्तान ने भी करतारपुर साहिब पर जल्द अच्छी खबर देने की बात कही है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान अपनी तरफ कॉरिडोर के निर्माण का शिलान्यास कर सकते हैं। अगले साल अगस्त में काम पूरा होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग होने के बाद जमकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। बीजेपी ने कश्मीर में गठबंधन की सरकार बनाने की मंशा को पाकिस्तान की साजिश करार दिया है। वहीं राज्यपाल ने घाटी के हित में फैसला लेने की बात कही। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। बीजेपी ने कहा, चुनाव के लिए तैयार। श्रीनगर में राज्यपाल ने कहा, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन पर फैसला चुनाव आयोग करेगा। आज राम माधव ने कहा, पाकिस्तान के कहने पर पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निकाय चुनाव का बाइकआउट किया। राम माधव के दावे पर उमर अब्दुल्ला का पलटवार, कहा, आरोप साबित करें वरना माफी मांगे। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने पीडीपी, एनसी और कांग्रेस को जैश लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन का गठजोड़ बताया। कांग्रेस का आरोप, जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के इशारे पर लोकतंत्र की हत्या की गई। ताज़ा घटनाक्रम के बाद आज जम्मू में बीजेपी के सभी विधायकों और कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसके बाद बीजेपी ने कहा वो चुनाव के लिए तैयार है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने दावा किया कि उन्हें खुफिया एजेंसियों से खबर मिली है कि कांग्रेस ने देश विरोधियों के साथ पाक हाई कमीशन में मीटिंग की। इस पर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को आरोप साबित करने की चुनौती दी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कश्मीरियों को पूरी दुनिया बदनाम करने और 35A को कमजोर करने की साजिश हो रही है। ऐसी खुफिया एजेंसियों की जानकारियां भी प्राप्त हुई है कि दिल्ली के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर इस प्रकार की बैठकें हुई और उसका मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग थे और इसकी सारी जानकारी राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद जैसे कांग्रेस के बड़े नेताओं को थी। आप आते हो, इल्जाम लगाते हो और पतली गली से खिसक जाते हो। हिम्मत है, सबूत लेके आइए, नहीं तो माफी मांगिए। लोग देखेंगे आप में कितना दम है। अगर आप में इतनी हिम्मत है इल्जाम लगाने की, तो सबूत देने की भी आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे। कांग्रेस का कहना है कि जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए पार्टियों को एकजुट होना होगा। ये कह देना कि टेरर फ्रेंडली है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? महबूबा मुफ्ती से जब समझौता करके सरकार चलाई इतने दिनों मिलके, तब क्या थे वो?
अब आपसे अलग हो गए तो वो टेरर फ्रेंडली हो गए। जैसा लोकल बॉडी इलेक्शंस में आपको बॉर्डर के उस पास से इंस्ट्रक्शन आया कि पार्टिसिपेट मत करो, आपने बॉयकॉट किया। अब इंस्ट्रक्शन शायद आया होगा कि नहीं सरकार बनाओ, सरकार बनाने के चक्कर में जा रहे हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, ये जो गठबंधन बनाने का आनन फानन में उन्होंने प्रयास किया, ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का प्रयास था। तो गवर्नर का निर्णय सही था। 3 वर्ष तक आपका रिश्ता क्या था? इसका मतलब टेरर को पोष रहे थे आप, उसको नर्चर कर रहे थे, और ये व्यक्ति डिप्टी सीएम रह गए। कितनी जिम्मेवारी से ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी? अगर ऐसे लोग आपके दल की नुमाइंदगी करते हैं, पैरोकारी करते हैं, आपका दल लोकतंत्र और इस मुल्क के लिए, सुरक्षा के लिए भी खतरा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यपाल के दावे पर सवाल उठाए हैं। उमर अब्दुल्ला ने खरीद फरोख्त के दावे पर राज्यपाल से सबूत मांगे हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि राज्यपाल ने संविधान की नहीं, खुद की पार्टी की रक्षा की। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का आरोप, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने संविधान नहीं, पार्टी के हितों की रक्षा की। ट्विटर पर चिदम्बरम का तंज, लोकतंत्र का वेस्टमिंस्टर मॉडल अब आउटडेटेड, राज्यपाल को गुजरात मॉडल अपील कर रहा है। कल महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू कश्मीर में महागठबंधन के विचार से ही बीजेपी बेचैन हो गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा, महबूबा के दावा पेश करने के कुछ ही मिनट बाद विधानसभा भंग हो गई, ये संयोग नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के नेता भीम सिंह बोले, जो भी हुआ उससे बीजेपी एक्सपोज हुई है। बीजेपी की दलील, विधानसभा भंग करके राज्यपाल ने संविधान की रक्षा की, कोई और रास्ता नहीं था। जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, प्रदेश में महागठबंधन के विचार नहीं, भाजपा को बेचैन कर दिया। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने आज ट्विटर पर लिखा कि जब तक किसी ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया, तब तक राज्यपाल विधानसभा स्थगित कर खुश थे। जैसे ही किसी ने दावा किया, उन्होंने विधानसभा भंग कर दी। सत्यपाल जी असत्य की राजनीति कर रहे हैं, ये तो साफ जाहिर है। और ये कहना कि मुझे फैक्स नहीं मिला, अब गवर्नर का रोल क्या होता है? उनको तो सब मालूम होना चाहिए। ये गवर्नर को संवैधानिक लोग थोड़ी ना है जो संविधान की रक्षा करेंगे। ये तो इनकी अपनी पार्टी की रक्षा करेंगे, संविधान की इन्होंने आज तक रक्षा नहीं की। बीजेपी की लीडरशिप जो है दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये भी एक्सपोज हो गई है। ये सारे सत्ता मांगने वाले, सत्ता वाले एक ही हैं। अब लोग जम्मू कश्मीर के लोग आएंगे, यही एक रास्ता है। तो बड़ा अच्छा रहता कि अगर फ्लो टेस्ट हो जाता, और लेकिन बहरहाल जो गवर्नर साहब ने ज़रूर एग्जामिन किया होगा, उन्हें सारे प्रोज एंड कॉन्स देखे होंगे, तो इंशाल्लाह लगता तो यही है कि अब इलेक्शंस हो जाएंगे। महबूबा जी को कोर्ट में कम से कम जाना चाहिए, क्योंकि ये सेंटर की हिदायत पर जो गवर्नर ने किया अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को, इसको महबूबा मुफ्ती को इस इशू पर सपोर्ट किया, कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया। गवर्नर सत्यपाल मलिक की दलील है कि सरकार गठन के लिए हॉर्स ट्रेडिंग होने का खतरा था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार गठन के लिए खरीद फरोख्त हो रही थी तो राज्यपाल इसके सबूत दें। पिछले 15 दिन से मुझे शिकायतें आ रही थी कि हॉर्स ट्रेडिंग भी हो रही है, एमएलए को डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है। अब ये कुछ कहें आप पूछ सकते हैं, महबूबा जी ने खुद मुझसे शिकायत की थी, मेरे एमएलए को डराया जा रहा है। दूसरे पक्ष के लोगों ने कहा था कि बहुत बड़े पैमाने पर रुपया बांटने की तैयारी है। आप हमें कहते हो कि हम पाकिस्तान के इशारों पे नाचते हैं? अगर हिम्मत है राम माधव साहब, आप अपनी जो सबूत आपके पास है वो सबूत लेके लोगों की अदालत में आ जाइए। हम भी देखते हैं आप कहाँ पे खड़े हैं। ये बुजदिली की सियासत आप मत करिए, बहुत देखा हमने आप जैसे लोग। राम मंदिर को लेकर बड़ी संख्या में शिव सैनिक अयोध्या पहुंच रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी शिवनेरी किले की मिट्टी लेकर शनिवार को अयोध्या जाएंगे। 25 नवंबर को अयोध्या में धर्म संसद भी होनी है। ऐसे में कांग्रेस मंदिर के बहाने माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप, मंदिर मुद्दे पर बीजेपी शिवसेना में मिली भगत, चुनाव के लिए माहौल गरमाने की कोशिश। अयोध्या में शनिवार को होने वाला उद्धव ठाकरे का जनसंवाद कार्यक्रम रद्द। 24 नवंबर को अयोध्या पहुंचेंगे उद्धव। शिवनेरी किले की मिट्टी अयोध्या के संतों को सौंपेंगे। उद्धव ने कहा, मुझे उन लोगों का भंडाफोड़ करना है जो इतने सालों से सिर्फ मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी, वीएचपी और आरएसएस को भगवान राम का व्यापारी करार दिया।
25 नवंबर को अयोध्या धर्म संसद में आरएसएस वीएचपी ने 5 लाख कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा किया। शिवसेना अध्यक्ष आज छत्रपति शिवाजी की जन्मस्थली शिवनेरी किले की मिट्टी लेने पहुंचे। इस मिट्टी का कलश वो शनिवार को अयोध्या पहुंचकर संतों को सौंपेंगे। उनके साथ हजारों शिव सैनिक भी रहेंगे। शिवसेना ने अयोध्या के लिए 2 ट्रेन बुक कराई हैं। पहली ट्रेन आज मुंबई से चलेगी और दूसरी ट्रेन नासिक से कल चलेगी। हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ आने से, उद्धव जी के यहाँ आने से राम मंदिर निर्माण के कार्य को गति मिले, जो रुक गया है न्यायालय में, राजनीति के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में। वहीं 25 नवंबर को अयोध्या धर्म संसद में आरएसएस वीएचपी के 5 लाख कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा किया जा रहा है। कल जयपुर में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर के संकल्प से जरा भी पीछे नहीं हटेगी। जब जब चुनाव सामने आता है, चाहे वो प्रदेश के चुनाव हो, चाहे वो देश का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम की याद तभी आती है। और फिर एक बार 2019 के चुनाव को देखते हुए और जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का ये एक और ड्रामा उन्होंने शुरू कर दिया है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम है। ये भगवान श्री राम को मानने वाले नहीं है। ये राम को आस्तीन में लेके चलते हैं। अरे राम के तो सबसे बड़े भक्त बापू थे। हे राम हृदय राखी कुशलपुर राजा। असली लड़ाई है मोहन भागवत जी के राम और बापू के राम के बीच में। आइए लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, ये सारे लोग भगवान राम के भक्त नहीं हैं। ये भगवान राम के नाम के व्यापारी हैं। व्यापार करके सरकार में आते हैं। जब सरकार में आना होता तो रामराज की बात करते हैं, सरकार में आ जाते हैं तो रावण राज की स्थापना करते हैं। कांग्रेस ने राम मंदिर को बीजेपी का चुनावी मुद्दा बताया है। सचिन पायलट ने कहा है कि राम मंदिर पर मन मर्जी नहीं, कोर्ट की मर्जी सबको माननी पड़ेगी। राम के बहाने राजनीति करने का भी उन्होंने आरोप लगाया। राम मंदिर को लेकर सचिन पायलट का बीजेपी पर हमला। पायलट ने राम मंदिर को बीजेपी का चुनावी मुद्दा बताया। जयपुर में जी न्यूज से बोले पायलट, राजस्थान का हाथ कांग्रेस के साथ। सचिन पायलट ने कल जी न्यूज के इंटरव्यू में कहा, राजस्थान में कांग्रेस का कोई सीएम चेहरा नहीं है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और सीएम पद के दावेदार हैं सचिन पायलट। राजस्थान में कांग्रेस का कम बैक प्लान, बीजेपी को सत्ता से हटाने की कोशिश। सचिन पायलट ने वसुंधरा सरकार को राज्य में विकास, राम मंदिर और राष्ट्रवाद जैसे कई मुद्दों पर घेरा। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने राम मंदिर को बीजेपी का चुनावी मुद्दा बताया है। पायलट ने कहा, राम मंदिर पर बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है। उन्होंने ये भी साफ किया कि राजस्थान में कांग्रेस का कोई सीएम चेहरा नहीं है। सीएम का फैसला चुनाव के बाद तय होगा। इस मुद्दे को चुनाव से पहले बार बार बुलाने की कोशिश क्यों की जाती है? 4 साल तक कोई चर्चा नहीं करता। जब चुनाव का समय आता है, जब महंगाई रुक नहीं रही, करप्शन रुक नहीं रहा, आपको हर तरफ से घेरा जा रहा है, आपने नोटबंदी कर दी, जीएसटी लेके आ गए, अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो आप मंदिर की और मस्जिद की और भगवान की और सब बातें करते हो। मेरे हिसाब से इस प्रदेश में कांग्रेसी ही मुख्यमंत्री बनेगा। जो भी हमारे विधायक और कांग्रेस पार्टी चाहेगी वो निर्णय सबको स्वीकार होगा। हमारी पार्टी में हम एक टीम की तरह लड़ रहे हैं, सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद जो भी विधायक दल का निर्णय होगा, कांग्रेस पार्टी चाहेगी, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। पायलट ने वसुंधरा सरकार पर भी हमला बोला। कहा, राजस्थान में वसुंधरा की वजह से बीजेपी साफ हो जाएगी। पायलट ने राजस्थान में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। बीजेपी ने भी पायलट को जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास जो 1 या 2% चांस था कि वो अच्छा फाइट कर सकें, वो भी जाता रहा, क्योंकि नाराजगी ज़्यादा वसुंधरा जी से है, क्योंकि उनको 5 साल में सत्ता में रहने का मौका मिला है। अभी राजस्थान में 22 जगह विधानसभा के बाई इलेक्शन हुए हैं। उन 22 में से 20 जगह कांग्रेस पार्टी जीती है, और फिर भी देखो बीजेपी के लोग क्लेम करेंगे 180 सीट जीतेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट साहब से और राहुल गांधी साहब से, दोनों से इस बात की अपेक्षा करता हूं कि इन दोनों विषयों पर कि कृषि के क्षेत्र में उन्होंने ये झूठ क्यों बोला, और साथ ही साथ किस झूठ बोलने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर 7 दिसंबर को एक चरण में मतदान होगा। 11 दिसंबर को नतीजे आएंगे। घाटी के सियासी हालात के बीच दहशतगर्दों ने आज फिर नापाक हमला किया। कुलगाम में आतंकियों ने सेना के कैंप को निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर में सेना के कैंप पर आतंकी हमला किया गया। हमले में एक स्थानीय बच्ची घायल हो गई। कुलगाम में राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर आतंकी हमला किया गया। आतंकियों ने आज सुबह सेना के कैंप को निशाना बनाया। आतंकी हमले में 14 साल की एक बच्ची घायल हो गई। हमले के बाद आतंकवादी फरार हो गए। घाटी में आतंकी घुसपैठ और दहशतगर्दी बढ़ाने की साजिश।
सेना ने पूरे इलाके को घेरा। आतंकियों की फायरिंग पर जवानों ने जवाब दिया। आतंकियों ने राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर फायरिंग की। सेना ने भी आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई के दौरान 14 साल की एक स्थानीय बच्ची घायल हो गई। हमले के बाद आतंकी भागने में कामयाब रहे। हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। इलाके में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र के किसानों ने आज मुंबई में शांतिपूर्ण मार्च निकाला। हजारों की तादाद में मुंबई की सड़कों पर सिर्फ किसान ही दिखाई दिए। अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई के आजाद मैदान पहुंचा किसानों का मार्च, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन। लोक संघर्ष मोर्चा की अगुवाई में किसान पहले दादर पहुंचे और फिर आजाद मैदान पहुंचे। आज सुबह करीब 11 बजे आजाद मैदान पहुंचे। बुधवार को ठाणे से प्रदर्शन शुरू किया था। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से आए हैं किसान और आदिवासी, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल। महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा हर साल सूखे की चपेट में आता है। किसानों की खुदकुशी राज्य सरकार के लिए गंभीर चुनौती। किसानों का कहना है कि मांगे पूरी न होने पर वो जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। महाराष्ट्र के किसान और आदिवासी वनाधिकार कानून, सूखे से राहत, न्यूनतम समर्थन मूल्य और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने जैसी मांगों के साथ सड़क पर उतरे हैं। इनकी शिकायत है कि पिछले प्रदर्शन को 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन सरकार की ओर से मिले आश्वासन पर कोई अमल नहीं हुआ। प्रदर्शन में शामिल आदिवासियों की मांग है कि जंगल की जिस जमीन पर वो कई सालों से खेती कर रहे हैं, उसे इनके नाम किया जाए। आप देख सकते हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हजारों की संख्या में किसान जो है इस वक्त सड़क पर उतर गए हैं। आदिवासी समाज के लोग भी हैं और तमाम इनकी मांग है। आप देख सकते हैं मुंबई की सड़कों पर उतरे हैं किसान। किसान जिंदा रहा तो बम्बई को सब्जी मिलेगी, बम्बई को दूध मिलेगा, इसलिए बम्बई और किसान का बहुत गहरा रिश्ता है। अब ये पूरा मोर्चा, ये पूरे हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो आजाद मैदान जाएंगे। इससे पहले इसी साल मार्च में ऐसा ही बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जब 25,000 किसान नासिक से मुंबई आए थे, लेकिन सरकार से उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। उस वक्त तो सीएम फडणवीस ने किसानों का मुद्दा सुलझाने का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में दावा किया था कि नासिक से चलकर मुंबई पहुंचे लोग किसान नहीं, आदिवासी थे और खेती के लिए सरकार से जमीन मांग रहे थे। उन्होंने घोषणा तो बहुत बड़ी बड़ी की थी, वादे भी बहुत बड़े किए थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जब सवाल आता है तो पूरा सिस्टम ठप है। जो रहे थे पॉलिटिकल, वो लोग सिर्फ हमारा यूज करते हैं, आदिवासी और दलितों का और किसानों का। MSP का कीमत ऐसे भी कम है, स्वामीनाथन आयोग ने बोला वैसे है नहीं, पर उतने भी व्यापारी लेता नहीं है और ना ही सरकार खरीदी केंद्र खड़ा करता है। इनके जो वन पट्टे हैं, वन की जमीन है, जो गैरान जमीन के पट्टे हैं, वो सब सरकार को दे देने चाहिए थे, वो अभी तक नहीं दिए। किसानों के अलावा मराठा आंदोलन भी महाराष्ट्र सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है, जिसे लेकर आज विधानसभा में हंगामा भी हुआ। सतना में दर्दनाक सड़क हादसे में आज 7 बच्चों की मौत हो गई। तेज रफ्तार बेकाबू बस ने स्कूली वैन को टक्कर मारी। मध्य प्रदेश के सतना में स्कूल वैन और बस के बीच टक्कर, हादसे में स्कूली 7 बच्चों समेत 8 की मौत हो गई है। MP में सतना के बिरसिंहपुर के पास सड़क हादसा हुआ। सतना में आज सुबह स्कूल के वक्त बस और स्कूली वैन के बीच टक्कर हुई। हादसे में 7 बच्चों और एक ड्राइवर की मौत हो गई। एक ही परिवार के 4 बच्चों की भी जान चली गई। बस की रफ्तार तेज होने की वजह से हादसे की आशंका। कंट्रोल खोने के बाद बेकाबू बस स्कूल वैन से टकरा गई। सतना में सुबह स्कूल के वक्त दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रीवा से चित्रकूट जा रही बस बिरसिंहपुर के पास स्कूल वैन से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूल वैन में बैठे 7 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 4 बच्चों की जान चली गई। मरने वालों में वैन का ड्राइवर भी शामिल है। हादसे में 6 से 7 बच्चे घायल भी हुए हैं। घायलों को सतना के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने घटना स्थल पर पहुंचकर मृतकों को निकाला। प्रशासन ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। जो मृतक हैं उनके परिजनों को इसमें 2-2 लाख रुपए रेड क्रॉस से सहायता राशि हम लोग आज दिला रहे हैं और जो गंभीर घायल है उनको 50,000 रुपए रेड क्रॉस से दिला रहे हैं। कितने लोगों की मौत हुई? व्यवस्था इसमें अभी जो यहाँ अस्पताल में 6 बच्चे मृतक हैं जिनकी बॉडी यहाँ पर है और एक ड्राइवर है।